मैं अपने मालिक के सामने खड़ी छोटी सी अपील कर रही थी। मैं बोला, साहब जी, बस एक हफ्ते की ही बात है, आप मुझे मेरे गांव जाने की परमिशन दे दे। मेरी पत्नी की डिलीवरी इसी हफ्ते में होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में अपनी बीवी के साथ रहूं। मालिक किसी को गम का शिकार हो गया था। कहने लगा, तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। यह बताओ मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। मैं बहुत परेशान हुआ और बोला, मालिक कैसा नुकसान है? मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर। मालिक बोले, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर तुम्हें मालूम हो जाएगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम कितने खास हो। मैं बोला, मुझे भी बताइए, ऐसी क्या बात है? मालिक ने कहा, बच्चे की डिलीवरी से फ्री हो जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी मेरे साथ इस तरह का कोई बात नहीं की थी। मुझे तो बस अब मालिक की बातें जानने की चाह तो बढ़ गई थी। मैं बोला, मालिक इस तरह तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं अपने गांव चला तो जाऊंगा, मगर मैं अब उसकी बातें सोच सोचकर परेशान हो जाऊंगा। आप मुझे जाने से पहले सारी बात बता दो। मालिक बोला, मोहन, तुम खुद कुछ बातों की जांच पड़ताल करनी है, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम बहुत जल्दी लौट आओगे। मैंने मालिक से वादा कर लिया और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगा। मगर अभी तक मेरा दिमाग मालिक की बातों में उलझा हुआ था। न जाने वह मुझसे क्या करना चाहता था। मैं अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, फिर भी मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने खुद को एक मामूली सा ड्राइवर पाया था। उसके अलावा मालिक की जिंदगी में मेरा कोई भी ऐसा रोल नहीं था। मैंने अपना सर झुका दिया और बोला कि मुझे इन बड़े लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे तो फिलहाल अपने होने वाले बच्चे और अपनी पत्नी का ध्यान देना चाहिए। मालिक ने मेरे हाथ पर मेरी पूरी महीने की सैलरी दे दी थी। मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होगी, इसलिए मैं मार्केट से जाते वक्त अपनी बेटी के लिए लाल रंग का नया ड्रेस भी ले गया था। जब मैं जल्द से जल्द अपने गांव जाना चाहता था तो मैं शाम की बस से सुबह तक मैं अपने गांव पहुंच चुका था। मेरी पत्नी मुझे देखकर खुश थी। कहने लगी, मेरे लिए बहुत कठिन है, आपकी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं मुस्कुराया और बोली, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो गया है। मेरे माँ बाप भी बच्चे को अपने की खुशी में बहुत खुश थे। मैंने बच्ची की शॉपिंग अपनी पत्नी को दिखाई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच रखा है, खुशी। नाम बहुत अच्छा है लगता है। फिर मेरी छोटी का तो तीसरा दिन था, तब मेरी पत्नी की हालत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले गए। मेरी बच्ची पैदा हो गई थी। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जब खुशी में थे, 2 दिन तक मैं अपनी बेटी को ऐसा खोया हुआ था, मुझे कोई होश नहीं था। फिर मेरा दिमाग मेरे मालिक की बातें घूमने लगी। मैंने सोचा कि जिस काम के लिए आया था वह तो पूरा हो गया है, क्यों ना मैं अब वापस जाऊं। हो सकता है मालिक को मेरे साथ कोई बहुत जरूरी बात करनी हो। बस यह सोचकर मैंने वापसी का विचार कर लिया था। मेरी पत्नी मेरी तरफ जल्द वापस जाने का बहुत गुस्सा हो गई थी, मगर फिर अब मैंने उसने उसको समझाकर, तुम उदास मत हो, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आऊंगा। मेरी पत्नी का दिल बहुत घबरा रहा था, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी। मुझे वापस तो जाना ही था। मैं मालिक के घर पहुंचा तो मुझे उदास मौसम हुआ था। मेरा दिल बहुत खराब था। मैं सोचा कि शायद मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आया हूँ, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं घर के अंदर गया तो चौकीदार कहने लगा, मोहन, तू अच्छा बंदा है। इस घर के मालिक की मृत्यु हो गई है, मगर तू वापस ही नहीं लौटा। तू न जाने किस दुनिया में खो गया था। मैंने बड़ी परेशानी से चौकीदार की तरफ देखा, क्योंकि मुझे इस शब्द पर यकीन नहीं हो रहा था। न जाने ऐसा क्यों कह रहा था। वो बोला, तुम अपने होश व हवास में तो हो ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। चौकीदार कहने लगा, अब तुम मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कोई मालूम नहीं है। मालिक की मौत पर हमारी आंखें आंसुओं से भीग गई। मालिक कितने अच्छे इंसान थे। मालिक अपने नौकरों का कितना ख्याल रखते थे।
सच कहूँ तो उनका चेहरा सामने से हटा ही नहीं था। मैं बोला, कब हुई है मृत्यु? मालिक चौकीदार का कहना लगा, तुम्हारे जाने से 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी वह बहुत परेशान लग रहे थे। सारा दिन यहाँ वहाँ टहल रहे थे। मेरे पास आए और कहने लगे कि मोहन की कोई खबर है? मैंने ना से सर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा है, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। वह कहाँ रह गया, अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? मैं बोला, मालिक उसे गए हुए अभी 2 दिन हुए हैं। मालिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुम्हें फोन करते रहे, मगर तुमने नहीं उठाया तो वह थोड़े परेशान हो गए थे। मैं चौकीदार की बातें सुनकर हैरान रह गया। आखिर अचानक मालिक की जिंदगी में इस तरह की इतनी जरूरत कैसे पड़ गई थी और मेरे वापस आने के लिए बेचैन क्यों हो गए थे? अभी दिमाग में आया कि सच के बारे में नंबर पर 2 बार मालिक की कॉल भी आई थी। मैंने सोचा कि शायद वह पुरानी मिस कॉल हो, इसलिए मैंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मैं चौकीदार से बोला, श्यामू, तुम्हें पता है मालिक मुझसे क्या कहना चाहते थे? श्यामू मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो पता है मोहन, हम नौकर लोग कहाँ बड़े लोगों की बातों को दखल अंदाजी करते हैं। मालिक की मृत्यु के बाद मुझे भी ख्याल आया कि काश मैं उस दिन मालिक से पूछ ही लेता आखिर वह मुझसे क्या जानना चाहते थे। हम दोनों अभी गेट पर खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि एक नौकरानी आ गई और कहने लगी, मोहन, तुम्हें मालिक बुला रही हैं। मालकिन। मैंने सर हिला दिया और नौकरानी के पीछे चल दिए। उन्होंने खुद को अच्छी तरह से छुपा रखा था। मुझे देखकर कहने लगी, मोहन, तुम अपने मालिक के अर्थी पर भी नहीं आए। मैं बोला, मालकिन, मुझे उनकी मौत की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अभी मुझे गेट पर ही चौकीदार ने बताया तो मैं बहुत अफसोस कर रहा था। उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था। मालकिन कहने लगी, तुम्हारा यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई है। मैं बोला, जो मालकिन, भगवान ने मुझे अपनी कृपा से लक्ष्मी बेटी दी है। वह कहने लगे, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अगर तुम्हें 1 हफ्ते की ही छुट्टी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं मालकिन की बातें सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि उनके घर में कोई ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि मैं मालिक के घर में ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ दिया करता था। जब अब मालकिन नहीं रहे तो उनका मतलब था कि मेरी जॉब भी खत्म हो चुकी थी। मैं बोला, मालकिन, मेरे आप तो यहाँ कोई काम नहीं रहा। मैं वापस अपने गांव चला जाऊंगा और वहीं पर कोई काम ढूंढ लूंगा। मालकिन जल्दी से बोली, तुम यह क्या कह रहे हो मोहन? क्या तुम मालिक की मृत्यु के बाद इस घर को छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हारा काम बस उन तक ही था? मोहन, बाकी किसी नौकरों ने भी मेरी नौकरी छोड़ने की बात नहीं की। फिर तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं बोला, मालकिन, मेरा काम तो बस मालिक का ही था। अब मालिक ही नहीं रहे तो यहाँ रहकर क्या करूँगा? मालकिन कहने लगे, अब तुम्हें मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम यह काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने इरादा किया कि जब तक मालकिन मेरी जरूरत है तब तक मैं यहाँ रहूंगा। इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया और बाहर निकल गया। हम सभी नौकरों को रहने के लिए छत भी दी गई थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरा दिल हर चीज में उछल गया था। मौत एक बहुत ही खौफनाक चीज है। कोई इंसान भी हमारे सामने होता है, चल फिर रहा होता है, और फिर एक ऐसी वक्त आता है जब इंसान का कोई नामो निशान नहीं रहता, बस उसकी एक यादें रह जाती है। मुझे मालिक की मौत का बहुत सदमा लगा था, क्योंकि वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उसके साथ पिछले 8 साल से काम कर रहा था। मालिक ने हमें सैलरी देने के मामले में भी कोई तंगी नहीं की थी। हमेशा लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। हमें गुस्से में भी हमसे कोई बात नहीं की थी। अगर यह कहो कि मालिक ने मुझसे कभी कोई खास बात नहीं की थी तो ज्यादा अच्छा होगा। वह हर रोज मुझसे बस इतना कहते थे, मोहन, गाड़ी निकालो, मोहन, मेरा इंतजार करो, मोहन, गाड़ी रोको, मोहन, गाड़ी स्टार्ट करो। बस हमारा इतना ही सा रिश्ता था। जब मुझे मालिक की कई बातें याद आ रही थी जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही की थी। न जाने वह मुझसे किस राज के बारे में बात कर रहे थे, न जाने वह मुझसे कैसी बात करने वाले थे। मैं इन सारी बातों में उलझाई ही जी रहा था। बस अब इसके बारे में मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता था और ना ही कोई जवाब मेरे हाथ में था। रात हुई तो नौकरानी मेरी खाना लेकर मेरे कमरे में आई गई थी।
वह मुझे देखकर बोली, मोहन, मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर चौकन्ना हो गया। मैं बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वह बोली, मरने से एक दिन पहले वह मुझसे कह रहे थे कि मोहन कब तक वापस आएगा। मैं बोली कि मुझे तो उसके बारे में नहीं पता। फिर वह कहने लगे, तुम्हारा ख्याल में मोहन कैसा आदमी है? मैं बोली कि वह अच्छा है, मैंने आज तक उसे किसी तरह की कोई बुराई नहीं देखी है। वह अपने काम से काम रखता है, किसी से गलत बात नहीं करता। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। फिर वह मेरे कमरे से बाहर जाने लगी। मैं बोला, तुम कुछ और जानती हो? वह मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे? उसने नाम से हिला दिया और खाना रखकर चली गई। मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया था। बहुत जल्दी ही मैं गहरी नींद में डूब गया। न जाने रात का कौन सा पहर था जब मालिक मेरे सपने में आए थे। वह कहने लगे, मोहन, जल्दी से उठो, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ एक चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं घबरा कर उठा और मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैं सपना अपना सर पकड़कर बैठ गया। मालिक यूं मेरे सपने में आना मुझे हैरान हैरान कर रहा था। मैं जल्दी से 2 गिलास पानी पी के उठकर कमरे में टहलने लगा और सोचने लगा कि मेरे सपने मालिक क्यों आए थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया था। शायद उनके कमरे में कुछ ऐसा है जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है, मगर मैं मजबूर था। मालकिन के कमरे में ना जा सकता था क्योंकि वहां पर मालकिन थी और मालकिन मालिक के गम में अपने कमरे में बैठी थी और बड़ी बेचैनी से अपने सपने के बारे में सोच रही थी। फिर मैंने सर झटका दिया और सोचा कि शायद आज मैंने दिन भर सब लोगों के मुंह से मालिक की बातें सुनी है, इसलिए मैंने उनको सपने में देख लिया है। इस सपने की हकीकत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यह सब सोचते सोचते ही है रात बीत गई थी। सुबह व सवेरे फैल चुका था। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी का नंबर मिलाया और उससे बातें करने लगा। वह मेरी आवाज सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारी बेटी रात रात भर रोती है, मुझसे नहीं संभाली जाती। आप ही आकर अपनी बेटी को संभाल लो। मैं बोला, क्या हो गया आरती तुम्हें? तुम इतनी कमजोर दिल से मालिक तो नहीं थी। तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। मुझे पूरी उम्मीद है यह कठिन वक्त भी बीत जाएगा। फिर मैंने उससे अपनी मालिक की मौत के बारे में बताया तो वो बहुत उदास हो गई थी। कहने लगी, मोहन, उनका अचानक से मृत्यु हो गया, कैसे हो गया? क्या? मैं बोला, मुझे इस बारे में तो कुछ भी खबर नहीं है, मगर जब मैं छुट्टी लेकर घर वापस आने लगा तब मालिक मुझसे कहा था कि वह सारे साथ की जरूरत बात करना चाहते हैं। मुझे इस बात पर कोई अफसोस है आरती, जिंदगी ने उन्हें इतनी सी मोहलत नहीं दी कि वह दिल की बात मेरे साथ शेयर कर सके। फिर मैंने उसने अपने सपने के बारे में बताया तो वह चौंक गई थी। कहने लगी, मोहन, मुर्दे यूं ही किसी के सपने में नहीं आया करते हैं। यकीनन आपसे कुछ कहना चाहते थे। जब आप नींद में जागे तो आपके जल्दी से अपने मालकिन के कमरे में जाना चाहिए था। मैं बोला, आरती, तुम कैसी बातें कर रही हो? रात का वक्त था, तब मालकिन अपने कमरे में थी। वह अपने पति के गम में वहां बैठी रहती है। मैं जवान हूँ और ऐसे ही नौकर भी हूँ। ऐसा में मालकिन के कमरे में जाना अच्छा नहीं है। आरती बोली, मोहन, आप अपने सपने के बारे में अपनी मालकिन को बता दो, शायद आपकी कोई मदद कर सके। मैं बोला, हाँ, बस ऐसा ही कुछ करना होगा। फिर मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा। इतनी देर में नौकरानी मेरे पास आई, बोली, मेम साहब का हुक्म है कि गाड़ी निकालो। मैंने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी फोन बंद करके अपने कमरे से बाहर गया था। मैंने गाड़ी स्टॉप को तो मालकिन आकर बैठ गई थी और कहने लगी, ऑफिस की तरफ मुझे ले चलो। मैं गाड़ी ऑफिस के रास्ते पर मोड़ ली तो मालकिन कहने लगी, मोहन, तुम कितने पढ़े लिखे हो? यह एक ऐसा सवाल है जो आज तक मालकिन ने मुझे पूछा नहीं था। मैं बोला, मालकिन, मैं 10वीं पास हूँ। तब मालकिन बोली, मोहन, तुम्हारी मालिक मरने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे, मुझे अगर कुछ हो जाए तो तुम मोहन पर भरोसा कर लेना। एक अच्छा और शरीफ लड़का है, उसकी पढ़ाई लिखाई कम है, मगर ऑफिस के मामले में तुम उसमें मदद ले लेना, तुम्हें परेशानी नहीं होगा। मोहन, सच कहूँ तो तुम्हें मुझे इस बिजनेस वगैरह की समझ नहीं है। तुम बताओ कैसे यह सब संभालूं? मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। अब तुम्हें ही अपने मालिक की वसीयत पर अमल करना होगा और मेरी मदद करनी होगी। मैं बोला, मालकिन, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ
और बिजनेस वगैरह के बारे में मैं जीरो घटा हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकूं? मालकिन बोली, देखो मोहन, यह तुम्हारे मालिक की वसीयत है। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम अपने मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठ जाया करोगे, हर वो काम पर नजर रखोगे। बाकी के बिजनेस के मामले में तो मैनेजर ही देख लेगा। मैं अभी अपने पति की हस्तियों को नहीं बहाया है, और उसे बहाने के बाद मैं कोई काम देखूंगी तो मुझे आगे क्या करना है। और फिर तुम सोच भी नहीं सकते, मालिक की कुर्सी पर बैठने की तुम्हारी तनख्वाह लाखों रुपए की हो जाएगी। तो मैं मालकिन की बात सुनकर ही दंग हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। मेरी बेटी खुशी के लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी। अब मालकिन मुझे इस तरह की उम्मीद लगा रही थी तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया था। वह मेरे साथ ऑफिस गई थी और उन्होंने सबको समझा दिया था कि आज से मोहन इस ऑफिस के बॉस है। तुम यह सब नोटिस करो कि इसकी हर बात मानो। मालकिन की बात सुनकर सारे वर्कर मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, और फिर खड़े खड़े ही मेरी की हैसियत बदल गई थी। मैं एक मामूली ड्राइवर में से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने माना कि यह वहां सिर्फ उनकी देखभाल के लिए था, मगर फिर भी सारे वर्कर मेरे सामने झुकते चले जा रहे थे। अब मैं हर रोज ऑफिस जाने लगा था। मेरे लिए हर गए फैसले ही सारे वर्कर काम किए करते थे। सब आगे पीछे डरते थे। हर वर्करों का काम मेरे सामने लाया जाता था। किसी की छुट्टी चाहिए होती थी तो मुझसे आकर अपील करते थे। यह जिंदगी बहुत हसीन थी। मैंने अभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इस तरह बदल जाएंगे। मैंने जल्दी अपनी तरक्की के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह बहुत खुश थी और मुझसे जिद करने लगी कि अब तो आपकी तनख्वाह भी ज्यादा हो गई है, मुझे अपने पास बुला लो। मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, मगर अभी मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। जब मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगा। मेरी पत्नी बोली, मोहन ऐसा भी क्या बात है, आप तो मुझे फिक्र में डाल दिया है। मैं बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, यूं ही ऑफिस का काम है, एक बार हल हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। मैंने आरती को तो झूठ बोल दिया, मगर खुद को तसल्ली देने को नाकामयाब रहा। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी सपना था। मुझे हर रात सपने में मालिक नजर आते थे। वह मुझे कहते थे कि मेरे कमरे में जाकर मैं कैसे जा सकता हूँ, तो बहुत गिरी हुई बात थी। मैं अपनी विधवा मालकिन के कमरे में आधी रात को छापा मारने चला जाता। फिर मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मालकिन मुझसे गुस्सा न हो, मुझसे मेरी हैसियत है न छीन ले। इस तरह तो मेरी राखों की तनख्वाह भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैं हर रात अपने सपने को नजरअंदाज करता। मुझे मालकिन का ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया था, और अब तो मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ पर आ गई। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि मालकिन का फोन आ गया। वह कहने लगी, मोहन जल्दी से घर आओ, मुझे तुमसे एक चीज दिखानी है। मैं परेशान हो गया और कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मालकिन ने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है। मैं जल्दी से पहुंचा तो मालकिन आंगन में बैठी हुई थी और यह फूट फूट कर रो रही थी। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मालकिन क्या हो गया है, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? मालकिन ने मेरे सपने का कागज रख दिया। कहने लगी, आज मैं अपने कमरे की सफाई करवा रही थी तो मुझे वहां पर खत मिला है। यह तुम्हारे नाम की है, मोहन, यह मेरे पति ने लिखा था। मैंने थर थर कांपते हुए हाथों से यह खत पढ़ लिया था। वह कहने लगी, मोहन इस खत को पढ़ो और मुझे भी बताओ मेरा पति तुमसे क्या क्या कहना चाहता था जो उन्होंने खत का सहारा लिया। मैंने जल्दी से खत लिया और पढ़ा तो तंग रह गया। इसमें मालिक ने लिखा था कि मोहन, मैं जानता हूँ कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो और तुम्हारा यह बहुत जल्दी बच्चा होने वाला है, मगर मैं फिर भी तुमसे एक फरियाद करना चाहता हूँ। मोहन, तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत छानबीन कराई तो तुम्हें किसी तरह की कोई बुराई नहीं निकली। मोहन, तुम्हें पता नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत जल्द ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे पीछे इस दुनिया में अकेली रह जाएगी और मेरी पत्नी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसे में मेरी तुमसे फरियाद है कि तुम मेरी पत्नी को अकेला मत छोड़ना, तुम उससे शादी कर लेना, तुम उसका सहारा बन जाओ। और मैं उसके तरफ से किसी और आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता।
या बहुत मायूस है, मासूम है। लोगों के हाथों में से बहुत जल्दी धोखे खा देती है। भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। यह खत पढ़कर दंग रह गया था। समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या चाहिए और क्या नहीं। मालकिन मेरी तरफ इंतजार की निगाहों से देख रही थी। वह बोली, मोहन क्या लिखा है खत में, मुझे बताओ, मैं बहुत बेचैन हूँ। अब अगर मैं मालकिन को अपने मुंह से ये सब कहता तो शायद वह मुझ पर विश्वास न करती। इसलिए मैंने यह खत उनकी तरफ बढ़ा दिया और वहां से चला गया। बाहर आकर मैं सोचने लगा कि शायद मालकिन मुझसे कहीं यही कहना चाहती थी। शायद वह मेरे सपने में भी इसीलिए आया करते थे। क्या मुझे अपनी मालकिन की वसीयत को मानना चाहिए या नहीं? मैं अपनी पत्नी को कैसे धोखा दे सकता था? इसलिए अगर मैं यह शादी कर लेता तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी की जिंदगी बन जाती। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ मालकिन इसके बारे में क्या कहती है। मैं उनके जवाब को सुनकर मैं कोई फैसला करूंगा। रात हुई तो नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मालकिन ने बुलाया है। अगर मैं आया तो मालकिन वहीं पर बैठी हुई थी। कहने लगी, मोहन तुमने अपने मालिक की वसीयत के बारे में क्या सोचा है? फिर मैं नजरें झुकाकर खड़ा रहा था। मैं बोला कि मैं आपके बारे में कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तब मालकिन बोली, मोहन मैं भी किसी दूसरे आदमी को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकती। मैंने अपनी पति से बहुत मोहब्बत की थी, मगर अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। तुम बताओ क्या करूँ? मैं अब मर जाऊंगी मगर अपने पति की वसीयत को हर हाल में पूरा करूंगी। इस रिश्ते पर राजी हो? तुम मुझे बताओ राजी हो कि नहीं? मैं मालकिन की तरफ देखने लगा। आज उसने अपना चेहरा मुझसे नहीं छिपाया हुआ था। वह बहुत ही हसीन औरत थी, उम्र में मेरी मेरी जितनी होगी। मैं बोला, मालकिन सोचकर बताऊंगा। मैं इतना ही कहकर अपने कमरे में वापस आ गया था। मालिक का खत मुझे चुका था। सारा सच मेरे सामने था। वह मेरे सपने में नहीं आएगा। यह मेरा बिल्कुल खाली बातें थी। रात में पहर फिर से मालिक मेरे सपने में आया। कहने लगा, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं जल्दी से अपनी नींद से जाग गया। सोचा कि अब खत मुझे मिल ही गया, अब कमरे में जाने का क्या जरूरत बनती है। जवाब पाने के लिए हिम्मत कर बैठा। मैं अचानक उठा और मालकिन के कमरे में बिना लॉक किए घुस गया था। सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। तो मालकिन की नजर मुझ पर पड़ी तो वह थर थर कांपने लगी। जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, मोहन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस राज को राज ही रहने दो। हम दोनों शादी कर लेंगे। सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। हम इसे भारी जिंदगी गुजारेंगे। तुमने बस आज तो यहाँ देखा है, समझो कभी देखा ही नहीं। तुम नजरअंदाज करो, आंखों फेर लो। मैं बोला, मालकिन यह सब क्या है? मुझे यह सब कुछ सच जानना है। मालकिन बहुत डरी हुई थी। वह बोली, मोहन मैं करोड़पति बाप की औलाद थी। उन्होंने मेरी शादी अपने ऑफिस के एक वर्कर से करा दी थी। सारा रुपया पैसा तुम्हारे मालिक का नहीं था, मेरा है। मुझे भी उस इंसान से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए शादी कर ली थी और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक हर तरह का अच्छा इंसान पति साबित हुआ था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर फिर दीपक ने तुम्हें अपने ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया था। मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद करने लगी थी, मगर मैं हर बार सपना सर पटक दिया करती थी, अपने ख्यालों के रद्द करती थी। मैं बहुत साल खुद पर काबू किया था, मगर अब ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने दीपक को रास्ते से हटाने का फैसला किया, मगर उसने न जाने इस सब के बारे में कैसे पता चल गया था। वह तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम ही नौकरानी से निकाल देना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद दीपक के खाने में ऐसी दवा मिला दी, न शुरू कर दी, जिससे उसका जिस्म बेजान होकर रह गया था। जानती हूँ पैसे से इस दुनिया से सब कुछ हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पैसा देकर अपने साथ मिला लिया था और दीपक की मौत पर ढोंग रचा था। इस वक्त दीपक को मैंने दवाइयों के जरिए बेहोश कर रखा था। सबने उसकी लाश देखी, मगर मैंने दीपक को जलाने नहीं दिया था, क्योंकि ऐसे मौके पर मुझे मालूम हुआ कि मेरी सारी जायदाद दीपक के नाम पर है। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसके मरने के बाद यह सारी जायदाद मोहन को दिया जाए। मैं ऐसा कभी नहीं होना देना चाहती थी। मुझे अपनी दौलत भी चाहिए थी। मैं मालकिन की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। सामने मालिक को देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था।
मालकिन ने मालिक से कहा कि मेरा जायदाद वापस मेरे नाम कर दो, मैं फिर खुद ही वसीयत बदल दूंगी। मालकिन तुम मुझे यह बताओ, रात की उस पहर मेरे कमरे में क्या लेने आए थे? मैं बोला, मालकिन मैं जब यहाँ से वापस आया हूँ, हर रात मालिक मेरे सपने में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे कमरे में आ जाओ, आज इसलिए यहाँ आया हूँ। मालकिन बोली, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं बोला, मालकिन आपको मुझे सौंप दे, मैं आपसे शादी कर लूंगा। मैंने सोचा था कि ऐसा आदमी जिसकी मदद खुद भगवान करना चाहता है, जिसके बारे में मुझे हर रात सपने में इशारा दिया जाता है, तो मैं उसको यूं ही तड़पता नहीं छोड़ सकता। मालकिन ने मालिक के मेरे हवाले कर दिया था। मैंने मालिक को अपने पास रखा और कुछ ही दिनों में मालिक अच्छा भला हो गया था। मालिक अब पहले से ही बिल्कुल सेहतमंद हो गया था। मालिक ने मेरा बहुत धन्यवाद किया कि मैंने अपनी जान बचा ली थी। मैं वापस अपने गांव जाने लगा तो मालकिन ने मुझे हुकुम इनाम के तौर पर 10 लाख दिए थे। मैंने लेने से मना कर दिया था, मगर उन्होंने जब जबरदस्ती की तो मुझे लेना ही पड़ा। मालिक ने सारी अपनी जायदाद मालकिन के नाम कर दी और उसे डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी में हमेशा से बाहर चला गया। अकेले रहती है ऐसी औरतें जो गैर आदमी की खातिर अपने पति के साथ सब कर सकती है, तो उसके साथ होना ही चाहिए था। मैं आज भी परेशान होकर यह बातें सोचता हूँ, न जाने मालकिन की ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ उसके काम आई थी जो भगवान ने उसकी मदद की थी। फिर मैं सोचता हूँ कि मरने वाले अच्छा बचाने वाले की काम बड़ा है। भगवान यूं ही लोगों को अपनी काम के इसमें दिखाता है ताकि इंसान समझ जाए कि भगवान हमारे बहुत ही ज्यादा करीब है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।